बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने आफियत के साथ जो है वो अपना चैप्टर नंबर 6 ख़त्म किया था, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को कवर किया, तमाम न्यूमेरिकल्स कवर किए और तमाम टॉपिक्स को कवर किया। अब जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 7। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद मैं 2 एंड चैप्टर 5 पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो हमारे चैप्टर बीच में रह गए थे। ठीक है, तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क को, पावर को, एनर्जी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर भी चैप्टर नंबर 6 की तरह एक छोटा चैप्टर है और पेपर में बड़ा फ़ायदेमंद है कि इसके न्यूमेरिकल्स भी कम है और पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह थ्योरी का भी इसमें पार्ट बन सकता है, तो इसलिए बहुत अच्छा चैप्टर है, तो इसको ग्रिप करें। ठीक है, तो ये फ़ायदा है फ़ायदेमंद इस लिहाज से कि पेपर में भी आता है, और दूसरा फ़ायदा तो आपको पता है, लर्निंग तो है ही अपनी जगह मौजूद। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वर्क। तो वर्क उर्दू में अगर इसका तर्जुमा करें तो काम। तो आम जिंदगी में तो हम कोई भी चीज़ करने को काम कहते हैं। कोई खेल रहा है तो ये काम है, कोई पढ़ रहा है तो ये काम है, कोई भाग रहा है तो ये काम है, कोई लेटा हुआ है तो ये काम है, कोई बैठा हुआ है तो ये काम है, कोई कुछ नहीं कर रहा तो ये भी एक काम है। इस काम की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वर्क की फिजिक्स की टर्म्स में। ठीक है, तो वर्क फिजिक्स की ज़बान में किसको कहते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, फिर पीछे लिखा हुआ भी आ जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। हम कहेंगे कि काम होगा अगर फोर्स लगे। ठीक है, बॉडी में मोशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो, तो हम कहते हैं काम हुआ है। यानी अगर एक बॉडी पे फोर्स लगे, वो बॉडी डिस्प्लेस करे और डिस्प्लेस करे फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे क्या हुआ है, काम हुआ है। वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेस अराउंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम कहेंगे ये काम हुआ है कि अगर एक बॉडी में फोर्स एक्ट हो, वो बॉडी डिस्प्लेस हो और डिस्प्लेस फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास काम हुआ है। ठीक है, तो इस काम को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स में वर्क कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी है, मैंने इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाई। ठीक है, जैसे मैंने फोर्स F लगाई तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस कर गया और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास D उसकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क की एग्जाम्पल है, ये हमारे पास वर्क हुआ। कैसे, फिर दिखा देता हूँ मैं कि हमारे पास ये एक बॉडी है, इसमें मैंने फोर्स F लगाई, जैसे मैंने फोर्स F लगाई तो इसने डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस किया किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये वर्क हुआ। अच्छा, अब ये तो एक आसान सा है और मैट्रिक में भी आप इसको इसी तरीके से ले रहे होते थे, इसी तरीके से पढ़ रहे होते थे। आज ज़रा हम फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, तो इसको ज़रा अच्छे अंदाज से और पढ़ेंगे। अब देखिए, हमारे पास ये बॉडी है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं करती। मैट्रिक में तो ये होता है कि हम आसान सा केस ले लेते हैं और समझा देते हैं। आज जो फोर्स लग रही है वो किसी एंगल पर लग रही है, एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल से एंगल पे, थीटा के एंगल पे हमारा फोर्स लग रही है। अच्छा, ये हमारे पास जो फोर्स F है, ये एक एंगल थीटा पे मौजूद है, एक्स एक्सिस से। ठीक है, अब इस तरीके से अगर आप फोर्स लगाएं इस बॉडी पे, तब भी बॉडी डिस्प्लेस होगी, थोड़ी सी उठेगी और डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, अगर हम फोर्स हॉरिजॉन्टल ना लगाएं, बल्कि इस तरीके से डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तब भी बॉडी डिस्प्लेस होगी। ठीक है, और जो डिस्प्लेस हो रही है तब भी हमें ये काम हुआ है, क्योंकि ये जो फोर्स F लग रही है, इसका एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सही है, ये हमारा फोर्स F मौजूद है ना। अब ये तो प्योर हॉरिजॉन्टल फोर्स थी। अब ये वाली जो फोर्स है, ये ना एक्स की डायरेक्शन में ना वाई की डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में मौजूद है। ठीक है, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, जो कि मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इसके ऊपर जब आप ये फोर्स लगाएंगे तो ये इसी तरीके से डिस्प्लेस होगा जैसा कि पिछले केस में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से डिस्प्लेस हो जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट डी होगी इसकी। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, काम हुआ है। लेकिन ये बात यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो किसकी वजह से हुई है, F cos थीटा की वजह से हुई है। ठीक है, तो काम यहाँ पर किसने किया है, F cos थीटा की फोर्स ने किया है, F sin थीटा की फोर्स ने नहीं किया। क्योंकि हमारे पास जो फोर्स लगी है यहाँ पर मोशन की डायरेक्शन में, वो F cos थीटा है। डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में है, मोशन एक्स डायरेक्शन में है, और फोर्स F cos थीटा है जो कि एक्स डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर F cos थीटा ने यहाँ पर काम किया है, जबकि F sin थीटा ने यहाँ पर काम हमें नहीं दिया। ठीक है, तो इस केस में भी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई। अब मैं दोबारा से एक मरतबा आपको बयान करता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने सबसे आसान बात ये की कि एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स हॉरिजॉन्टल लगी,
ये बॉडी डिस्प्लेस हुई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इससे डिस्प्लेसमेंट डी ली, हमने कहा कि फोर्स लगी, किसकी डायरेक्शन में लगी, मोशन की डायरेक्शन में लगी, तो हमने कहा ये काम हो गया। अब एक ऐसा केस आता है जिसपे मेरे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है बल्कि एक फोर्स एक्सिस से मौजूद है, तो मैं ये चेक करूंगा भाई ये मूव करेगा ज़ाहिर है, जब मैं फोर्स लगाऊंगा मैं ये चेक करूंगा कि मोशन की डायरेक्शन में कोई फोर्स है, बिल्कुल मौजूद है। इसी फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, इसको मूव करवाएगा, डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है। तो इस केस में भी हम कहेंगे कि हमारे पास वर्क हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एफ cos थीटा फोर्स लगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, मोशन हुआ डी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस तरीके से आपका वर्क हुआ। अब जब यहाँ पर आप वर्क लेंगे तो आप पूरी की पूरी फोर्स एफ को अकाउंट करेंगे वर्क में, जबकि यहाँ पर जो एफ cos थीटा है वो सिर्फ और सिर्फ वर्क में शामिल होगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है कि अगर हमारे पास एक फोर्स एफ लगती है एंगल थीटा से हॉरिजॉन्टल से, तो फोर्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, एफ cos थीटा और एफ sin थीटा। वेयर एफ sin थीटा कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क, एफ sin थीटा आपके पास कोई भी वर्क नहीं करेगा, एंड देयरफॉर वर्क डन बाय द फोर्स गिवन बाय, और इसलिए जो फोर्स हमारे पास होगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी। फोर्स वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपके पास है एफ cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट डी है। जैसे वो वाला केस है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एफ cos थीटा या एफ आ रहा होता, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपने एफ cos थीटा रख लिया और डी लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। एफ और डी को एक तरफ कर दिया और हमने cos थीटा लिख दिया। अच्छा, आपने कुछ जगहों पे देखा होगा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ लोग डॉट लगाते हैं, कुछ लोग जो है ना वो क्रॉस का साइन लगा रहे होते हैं, ऐसे भी लिखा जा रहा होता है कि ए क्रॉस भी लिखा जा रहा होता है, और कुछ जगहों पे ए डॉट भी लिखा जा रहा होता है, ठीक है। तो डॉट और क्रॉस में फर्क होता है, कहीं पर डॉट यूज होता है और कहीं पर क्रॉस यूज होता है, उसकी वजह होती है कुछ। तो अगर हम इस तरीके से लिखें, आपको पता है फोर्स भी एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, अगर हम इस तरीके से लिख दें एफ डॉट डी, तो इसका मतलब होता है एफ डी cos थीटा, ये कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, जब खोलेंगे एक डॉट को अपोजिट करेंगे तो क्या लगाएंगे, cos थीटा लगाएंगे। जब हम वेक्टर का चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे सामने डिटेल में आ जाएगा, बस आप ये समझ लीजिए जब cos थीटा हो तो आपने क्या लगाना है, डॉट लगाना है, और जब sin थीटा हो तो आपने क्रॉस लगाना है। अभी फिलहाल sin थीटा की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो डॉट का मतलब ये है कि डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट होगा एफ डी cos थीटा, ठीक है, ये वाज़ेह है बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, तो हमारे पास इस तरीके से भी हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब यूनिट की बात करते हैं, एमके सिस्टम में वर्क का यूनिट जूल है। वर्क यूनिट और यूनिट्स पे बहुत एक लंबी क्लास हो चुकी है शुरू में, उसको आप रेफर कर सकते हैं अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो। सीजीए सिस्टम में इसका यूनिट अर्ज होता है, एफए सिस्टम में इसका यूनिट पाउंड फीट होता है, ठीक है। अब ज़रा मैं आगे आता हूँ साइन कन्वेंशन पे। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँ कि वर्क होता है एफ डी cos थीटा, आपके सामने आ गया ना। देखिए, एक पर्टिकुलर फोर्स पे और एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे, तो हमारे पास ये जो cos थीटा है इस पर डिपेंड कर रहा है वर्क, ठीक है। cos थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा, और cos थीटा जितना कम होगा वर्क उतना कम होगा। तो हमारे पास जो cos थीटा की रेंज होती है वो होती है -1 से लेकर +1 तक, ठीक है। ये रेंज है हमारे पास cos थीटा की। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो cos थीटा की होती है 1, ठीक है, और ये होती है जब एंगल जो है वो 0 डिग्री हो, जबकि मिनिमम वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू होगी -1, और ये किस कब होगी, जब थीटा हमारे पास 180 डिग्री होगा, ठीक है। और 0 कब होगी, 0 वैल्यू कब होगी, 0 वैल्यू होगी हमारे पास जब थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आसान सी बात यह है कि अगर आप जो है ना 0 पुट कर दें यहाँ पर, तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, 1 से ज़्यादा cos थीटा की वैल्यू नहीं होती। और अगर आप cos 180 रख दें तो -1 हो जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा। -1 से cos कम नहीं हो सकता, +1 से ज़्यादा
हो नहीं सकता। -1 से +1 की रेंज है, इसमें हमारे पास cos थीटा की वैल्यू मौजूद होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या 1 होती है, वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे आएगी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, जैसा कि पहला केस मैंने आपको दिखाया था कि फोर्स हॉरिजॉन्टल की लगी थी, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में हुई थी। और मैक्सिमम नेगेटिव कब होगा, -1 कब होगा, मैक्सिमम नेगेटिव -1 हो सकती है कॉस की वैल्यू। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पता लगेगा कि कॉस थीटा की वैल्यू जो की रेंज क्या होती है, सब चीज़ें वहाँ पर डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। 12 लबी तो इतना ही समझ लें जितना मैं समझना है, और प्री मेडिकल स्टूडेंट तो ज़्यादा उनको जानने की जरूरत भी नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की -1 होती है, और किस पे होती है, 180 डिग्री पे होती है। और जो जीरो वैल्यू होती है कॉस की वो होती है 90 डिग्री पे। तो ये जीरो होगा तो वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो क्या केस होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल 90 हो। तो आप देख सकते हैं लास्ट केस में एफ साइन थीटा ने कोई वर्क नहीं किया था क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पे था। तो वर्क मैक्सिमम पॉजिटिव होगा जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में एंगल जीरो हो। वर्क को हम कहेंगे कि वो मिनिमम है, ठीक है, या जिसे कहते हैं ना जीरो है, जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्री पे हो। और वर्क हम कहेंगे नेगेटिव है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री हो और वो दूसरे के अपोजिट हो। सही है, अब 180 डिग्री का मतलब क्या है, ये फोर्स अगर इस तरीके से है तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है, फोर्स नीचे की तरफ कर रही है, तो ये एंगल क्या बन गया, 180 डिग्री बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर की। जिस तरह आप पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट, फिर पढ़ते थे वेलोसिटी, इस तरीके से आप समझ लें वर्क और पावर है। पावर जो होती है हमारे पास होती है, पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन, या कह सकते हैं हम इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। मैथमेटिकल हम इसको लिख रहे होते हैं इस तरीके से, वर्क ओवर टाइम। तो बेसिकली पावर हो गया रेट ऑफ वर्क, टाइम में डिवाइड कर दिया तो रेट ऑफ वर्क हो गया, और दूसरी तरह से बयान करें तो टाइम को 1 कर दें, पावर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम। ठीक है, मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस ऐसे एक्सप्रेस हो सकता है। अब यहाँ पर आपको पता है वर्क हैव डॉट डी आपने रख लिया। ठीक है, अब टाइम को एक काम करें डिस्प्लेसमेंट के नीचे लिख लें। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिख लिया मैंने, डी ओवर टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी होता है, तो ये बन गया ऑटोमेटिकली एफ डॉट वी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पावर होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जिस तरह हमारे पास वर्क डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, इस तरीके से पावर डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी की। यूनिट की बात करेंगे तो पावर यूनिट वॉट होता है, सीजीएस में बात करेंगे तो अर्थ सेकेंड होता है, और एफपीएस से बात करेंगे तो पाउंड फुट सेकेंड होता है। ठीक है, ये आसान सी बात है। अब हमारे पास जो है ना एक टॉपिक है आज का, और ये ही हमारा मकसद है इसको आज कवर करना। ठीक है, और ये बहुत आसान सा टॉपिक है और पेपर में आ भी जाता है। अब यहाँ पर ये जो सवाल है मुख्तलिफ तरीक़ों से कराया जाता है, बहरहाल आप जैसे भी करें, मतलब मुख्तलिफ तरीका तो एक ही है, मतलब मुख्तलिफ अंदाज से कराया जाता है। तो क्या अंदाज है मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि आप एक कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन करें और प्रूफ करें कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। पहले तो हम जाने कंजर्वेटिव फील्ड होती क्या है। कंजर्वेटिव फील्ड की पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं, फिर कंजर्वेटिव फील्ड पे आ रहे हैं। तो हमें पहले इन्होंने कहा है कि आप डिफाइन करें कंजर्वेटिव फील्ड को। पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन कर देते हैं ताकि कोई वो ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हम सबको पता है, अर्थ के अराउंड में जो स्पेस है जिसपे वो अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को एक्सर्ट कर सकता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसमें एक्सर्ट की जा सकती है, वो क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स और अदर बॉडीज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। स्पेस अराउंड द अर्थ जिसमें अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है दूसरी बॉडीज को, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। ठीक है, ये इतना खास मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, ग्रेविटेशन में पूरा मैंने चैप्टर पढ़ लिया। अब कंजर्वेटिव फील्ड क्या कहलाती है, such a field in which work done is independent of the path followed by the body। ठीक है, और it is the field in which total work done is in a closed loop is zero। कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है कि जिसमें अगर आप वर्क करें, वर्क समझ गया ना, वर्क तो बढ़ा दिया, वर्क करें तो हमारे पास जो वर्क होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा। यानी अगर एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो किसी भी तरीके से आप जाए, तो अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसके अंदर जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर किसी भी तरीके से जाए
वर्क वही होगा जो कि अगर दूसरा तरीका है तो वो उसमें वर्क इतना ही होगा जितना पहले तरीके में। यानी आप 4 तरीकों से पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच रहे हैं, तो चारों तरीके का काम एक जैसा ही होगा, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं, या फिर हमने ये एक और तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक ऐसी फील्ड जिसमें अगर हमारे पास एक क्लोज पाथ है और उसमें बॉडी मूव कर रही है, तो उस क्लोज पाथ में जब बॉडी मूव करेगी तो हमारे पास जो है ना टोटल वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मिसाल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्क्वायर शेप है, ठीक है, स्क्वायर सी शेप मैंने बना ली, लूप बना ली एक, यहां से एक बॉडी स्टार्ट होती है, यहां मूव करती है, फिर यहां मूव करती है, फिर यहां मूव करती है, यहां मूव करती है और इस पॉइंट पे पहुंच जाती है। इसको कह लें W1, इसको कह लें W2, इसको कह लें W3 और इसको कह लें W4, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया और यहीं पहुंची, ये एक क्लोज पाथ है, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है क्लोज पाथ में। तो अगर एक बॉडी एक कंजर्वेटिव फील्ड में है और वो इस क्लोज पाथ में मूव करती है और इस इनिशियल पॉइंट स्टार्ट करती है, मूव करते हुए वापस अपने पॉइंट पहुंच जाती है, तो हमारे पास यहाँ पर जो वर्क डन होगा इस क्लोज पाथ में वो 0 होगा। मतलब यहाँ पर चार वर्क है, W1, W2, W3, W4, जब हम इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। और एक और मिसाल दे दूं मैं यहाँ पर पहली वाली की, कि वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। फर्ज करें आप यहाँ पर आना चाहते हैं, आप इस तरीके से आए या इस तरीके से आए, ठीक है, तो वर्क एक जैसा ही होगा। या ये वाला पॉइंट है, इस तक हम यहाँ से आना चाह रहे हैं, ये एक तरीका है यहाँ से इस तरीके से आ जाए या यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए डायरेक्ट, ठीक है, भले ऐसे आए या ऐसे डायरेक्ट आ जाए, हमारे पास जो वर्क होगा वो एक जैसा ही होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के 2 तरीके ना, एक इस तरीके से आप पहुँच गए और एक इस तरीके से डायरेक्ट पहुँच गए, तो भले आप इस तरीके से आए या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ इस तरीके से आए, दोनों में जो है वर्क एक जैसा ही होगा, पाथ के ऊपर वर्क डिपेंड नहीं करेगा। और दूसरी बात है कि अगर हम क्लोज लूप में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो वर्क डन होगा टोटल वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो दोबारा मैं अपनी बात को एक मतलब रिपीट कर दूं ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। पहली बात मैंने ये बताई आपको कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। इस टॉपिक में ग्रेविटेशनल फील्ड वो फील्ड है जो कि अर्थ के अराउंड है, जिसमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर सकती है दूसरी बॉडीज पे। फिर हमारे पास बात आई कंजर्वेटिव फील्ड की। कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो आप जो पाथ इख्तियार कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में, तो आपका वर्क उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएं या एक तरीके से जाए, दूसरे से जाए, तीसरे जाए, किसी भी तरीके से जाए, तो पाथ के ऊपर आपका वर्क डिपेंड नहीं करेगा। तीनों तरीके से आप जाएंगे तो आपको सेम ही वर्क मिलेगा। क्या आप 5-6 तरीके भी हो सकते हैं या 2 तरीके हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास एक क्लोज लूप है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से हम मूव करते दूसरे पॉइंट पे आते, तीसरे पॉइंट पे आते, चौथे पॉइंट पे आते हैं या 5वें पॉइंट पे आते हैं, फिर आखिर आप वहीं पहुँच जाते हैं, क्लोज लूप में मूव कर रहे हैं। तो अगर आप एक क्लोज लूप में मूव करते हैं तो टोटल वर्क आपको क्या हुआ, 0 होगा। जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ से आप यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए और फिर वापस यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। तो एक क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप में जो वर्क होगा हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना वो क्या है कि हमने प्रूफ करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। इन दो में से कोई एक प्रूफ कर दें तो आप क्या प्रूफ हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। बहरहाल मैं कैसे प्रूफ कर रहा हूँ, अगर मुझे प्रूफ करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है तो मैं एक क्लोज लूप ले रहा हूँ जो कि है ABCA, ठीक है। यानी ए से मूव कर रहे हैं, बी पे जाएंगे, फिर सी पे जाएंगे, फिर वापस ए पे आ जाएंगे एक ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो ये मैंने एक क्लोज लूप ले लिया ABCA, यानी हम ए से स्टार्ट करेंगे, बी पे जाएंगे, फिर बी से सी पे जाएंगे और सी से बाहर आकर कहाँ पर आ जाएंगे, ए पे आ जाएंगे। यहाँ पर आएंगे, ऊपर थीटा बन रहा है, ठीक है, मैंने खुद से बनाया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ये बॉडी है, ये इस पॉइंट से मूव करती है, पॉइंट बी तक जाती है, फिर पॉइंट सी तक आती है, फिर वापस पॉइंट ए तक आ जाती है। पॉइंट ए से बी तक मूव किया इसने, पॉइंट सी तक मूव किया, फिर पॉइंट ए पे, यानी पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट ए पर ही आ गई। इस तरह ही पहले बी की तरफ गई, फिर सी की तरफ गई, फिर वापस ए की तरफ आ गई। तो ABC एक क्लोज लूप हो गया। अब मैंने आपको बताया कि एक क्लोज लूप में
अगर एक क्लोज लूप में आप मूव कर रहे हैं तो अगर वो कंजर्वेटिव फील्ड है तो वर्क क्या होगा, टोटल 0 होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो ये अर्थ क्या प्रूव हो जाएगी, एक ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगी। ये मैंने आपके पास जो लूप लिया है किस में लिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड में लिया है। अब देखें मैं ए से बी तक जो वर्क हो रहा है वो निकालना चाह रहा हूँ। तो अगर ये ग्रेविटी की फील्ड में मौजूद है, ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद है, तो वेट की फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी। ठीक है, तो मैंने वर्क कैलकुलेट करना है ए से बी। तो जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी ग्रेविटेशनल फील्ड में वो है वेट की फोर्स, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही होगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारी इस ट्राइंगल के अलावा इस ट्राइंगल पे हो रही है, इस साइड ए बी पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, दरम्यान में क्या एंगल बन गया, थीटा। तो आपके पास जो है वो वर्क क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी कॉस थीटा। डब्ल्यू डी कॉस थीटा। वर्क कैसे निकालते हैं आप, वर्क का फॉर्म होता है, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू, सॉरी बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो आप जो थीटा होता है वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल होता है। अभी फोर्स आपके पास जो है वो वर्क वेट की फॉर्म में, तो आपके पास जो है ना यहाँ पर जो वर्क हो जाएगा ए से बी में वो हो जाएगा डब्ल्यू डी कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं वर्क जो कि बी से सी के दरमियान होगा। ठीक है, तो वेट की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है जबकि डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं D1 कह रहा हूँ, वहां पर डिस्प्लेसमेंट को मैं D कहा था, तो यहाँ पर जाहिर वो D तो नहीं है ना, कुछ और क्या है, तो मैंने D1 कह दिया। एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री बन रहा है। अब सी से ए की बात करें तो यहाँ पर वही वेट की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, मैंने D2 उसको कह दिया, और एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर 180 डिग्री। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें, एज वी हैव टू प्रूव वर्क डन बाय बॉडी ऑफ मास m वेट mg इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, तो अगर हम प्रूफ कर दें WAB प्लस WBC प्लस WCA 0 के बराबर है तो वहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। तो हम WAB रख लेते हैं यहाँ पर, WAB क्या होगा, WD cos थीटा। ठीक है, और वर्क B2C होगा WD1 cos 90, एंगल 90 बन रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला जो पाथ है वर्टिकल पाथ जो है इसमें हो जाएगा WD2 cos 180। ठीक है, यहाँ WD cos थीटा, WD1 cos 90, WD2 cos 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपका सवाल आएगा कि यहाँ पर थीटा कैसे आपने बनाया। देखिए इन दो के दरमियान क्या है, थीटा एंगल है ना। ठीक है, तो ये भी वही साइड है और ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा। ठीक है, थ्योरम से भी आप इसको जो है ना, थ्योरम के थ्रू भी हम कर सकते हैं कि एक लाइन है दो को कट करें तो सेम एंगल होता है। ठीक है, तो वाज़ेह पहले भी मैं जो है बता सकूँ ऐसे। तो अब हमारे पास जब आप यहाँ पर cos 90 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 0 होता है, cos 90 की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 होता है। तो WD1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा वो तो खत्म हो जाएगा, और मेरे पास WD2 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -WD2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ऐसे कर लेता हूँ कि इसको 0 से खत्म हो जाएगा, पीछे बच जाएगा WD cos थीटा माइनस WD2। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ना, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो चीज़ है ना ये क्या हो जाएगी 0। तो अगर हम दोनों को देखें WD cos थीटा और WD2 को, तो यहाँ पर D cos थीटा है, इन दोनों टर्म में W कॉमन है, इसमें कॉमन के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर D cos थीटा है और यहाँ पर D2 है, बेसिकली D है और D2 है। तो हम एक काम करते हैं, D2 में और D में कोई रिलेशन तलाश करते हैं। तो D2 बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है जो कि C से A तक है, और D डिस्प्लेसमेंट है जो कि A से B तक है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर cos थीटा अप्लाई करें, ठीक है, तो cos थीटा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये थीटा है, थीटा की साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 साइड हाइपोटेन्यूज से होती है, और ये बच गई बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज अगर हम लगाएं तो बेस होगी D2 और हाइपोटेन्यूज होगा D। मैंने क्यों cos थीटा अप्लाई किया, क्योंकि इसमें D2 और D है, D को उधर ले जाए तो D cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, D2 के बराबर आ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन में D को cos थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, D2 रख सकते हैं। WD2 माइनस WD2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 0 हो गया।
तो हमने बेसिकली राइट पे तो हम जीरो ही लेके चल रहे हैं जो हमने प्रूव करना था, लेफ्ट पे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये भी क्या आ गया, जीरो आ गया। जब हमारे पास वर्क जो है वो, हमने वर्क का जो समेशन है इस क्लोज पाथ में हमने लिया, तो हमने जब उसको देखा तो ये क्या आ गया, जीरो। जब ये जीरो आ गया तो साइंस प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, पेपर में आया कि प्रूफ करना है ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो आपने इतना करना होगा। अब आगे ये है कि दूसरा प्रूफ भी हम कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसमें जो है वो वर्क डन जो है वो डिपेंड नहीं करता पाथ के ऊपर। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशन फील्ड में इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है। तो ऐसे करते हैं, ये वही लूप है, वही वैसे ही ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम बेसिकली अब हमें क्लोज लूप से नहीं गर्ज है, बल्कि हमें किस चीज़ से गर्ज है, इस चीज़ से गर्ज है कि हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है। एक काम करते हैं, हम इस तरीके से करते हैं कि हम एक मोशन लेते हैं ए से बी, ठीक है, और दूसरी मोशन हम ले लेते हैं ए से सी, फिर सी से बी। तो ये हमारे पास निकालेंगे तो डब्ल्यू डी थीटा हो जाएगा बीच में। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या है। ये मैंने एक पाथ ले लिया, एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगुलर पाथ ले लिया। अब हम ए से बी मूव कर रहे हैं डायरेक्टली, और एक हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि हम ए से सी जा रहे हैं और सी से बी जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये पाथ है इस पर डिस्प्लेसमेंट डी है, वेट डब्ल्यू एक्ट कर रहा है बॉडी पे, तो वर्क हो जाएगा डब्ल्यू डी कॉस थीटा। फिर हम ये वाला कंसिडर कर रहे हैं तो वेट भी नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट डीसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डी टू है, तो वेट और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एंगल जीरो हो गया। यहाँ पर देखें वेट और डिस्प्लेसमेंट एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमें अगर प्रूव करना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, मैंने एक क्लोज लूप लिया एबीसी ग्रेविटेशनल फील्ड में, और हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो वर्क ए बी है वो बराबर होगा वर्क ए सी प्लस वर्क सी बी के, यानी ए से बी तक जाने में जो वर्क है वो बराबर होगा ए से सी प्लस सी से बी। तो बी तक पहुंचने के दो तरीके इख्तियार कर लिए, दोनों का वर्क हमें क्या करना है, सेम शो करना है। तो ए से बी में तो एक ही हमारे पास वर्क है, तो वो वर्क बराबर हो जाएगा किसके, और दूसरे अल्टरनेट पाथ के वर्क के। तो अल्टरनेट पाथ में आप ए से सी जा रहे हैं और सी से बी जा रहे हैं, फिर तो दोनों के वर्क को प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब आपने जैसे कि पहले वहां पर किया था तो डब्ल्यू ए बी बराबर होगा डब्ल्यू डी कॉस थीटा। ठीक है, वर्क जो है ए सी बराबर होगा डब्ल्यू डी टू कॉस जीरो, और सी बी बराबर होगा डब्ल्यू डी वन कॉस 90। हमने यहाँ पर पुट कर लिया। ठीक है, कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और कॉस ये थीटा नहीं है, गलती से लिखा हुआ है, कॉस जीरो है ये, डब्ल्यू डी टू कॉस जीरो, तो कॉस जीरो 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डब्ल्यू डी कॉस थीटा डब्ल्यू डी टू के बराबर आ गया। अगेन वही चीज़ है हमारे पास कि यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमन है, वेट कॉमन है, डी और डी टू है। ठीक है, तो इनके दरमियान हमें रिलेशन बनाना है, तो ट्राइंगल कंसिडर किया, कॉस थीटा लगाए, तो यहाँ से डी कॉस थीटा डी टू के बराबर आ गया, उसको पुट कर ले तो हमारे पास डब्ल्यू डी टू, ये माइनस नहीं इक्वल्स टू डब्ल्यू डी टू और डब्ल्यू टू क्या आ गया आपस में बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। प्रूफ हो गया कि वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट टू दी पाथ होता है। तो उसको समराइज कर दूं मैं, इसको मैंने क्या किया है, मैंने अगर प्रूफ करना है कि हमारे पास वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, तो हमें कोई एक हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं और 2 पॉइंट्स के दरमियान मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ पाथ से जो है ना बॉडी को लेके जाना है। तो मैंने एक बात ए से बी ले लिया और एक बात ए से सी ले लिया, सी से फिर बी भी हम चले गए। तो इनिशियल हमारा सेम था ए और फाइनल हमारा सेम है बी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक मैंने ये स्क्वायर एग्जाम्पल ले दिया, आप इसमें भी जगह ले सकते हैं, तब भी यही रिजल्ट आएगा। यहाँ से यहाँ ले ले, यहाँ से यहाँ ले ले, यहाँ से यहाँ ले ले, या यहाँ से यहाँ पर आ जाए, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर आ जाए, इस तरीके से ले लें, या इस तरीके से ले लें, यहाँ से यहाँ मूव करें, यहाँ से यहाँ मूव करें, यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ मूव करें, यहाँ से यहाँ मूव करें, आ जाए, दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने ए से बी चला गया और ए से सी, फिर सी से बी चला गया। अब अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ प्रूफ करना है तो मतलब ये कि आप बी पर किसी भी तरीके से पहुँचो, या ए से बी पहुँचो, ए से सी जाओ, फिर सी से बी जाओ, तो उन दोनों केस में क्या होगा, वर्क बराबर होगा। तो ये मैं प्रूफ करना, मैंने प्रूफ कर लिया। बाकी इसमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि हमारे पास जो है ना यहाँ पर डायरेक्शंस क्या है मूवमेंट की,
वो ये है कि हाइपोटेन्यूज पे इस तरफ एक एंगल पे मूव कर रहे हैं, यहाँ पर हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, वो हम बेस पे हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। एंगल्स अकॉर्डिंगली हमने बनाए हुए हैं। वहाँ पर 0 एंगल्स ही आ रहा है सेम डायरेक्शन में, वहाँ पर 90 का आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। तो इस तरीके से पर ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे याद दें, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।